गुड इवनिंग हमारे क्लास 12th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे आपका प्रोज का जो 7वां चैप्टर आपका चल रहा है द इंटरव्यू का। आज हम लोग देखेंगे 60 आंसर टाइप क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, जितने भी आपकी बुक में 60 आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, आज हम लोग सभी 60 आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। और इसके साथ साथ इसके पहले प्यारे बच्चों इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन मींस हिंदी व्याख्या आपका कंप्लीट हो चुका है। पूरा 2 घंटे की क्लास में एक एक वर्ड की मीनिंग बताती है पूरी तरह से प्यारे बच्चों इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन किए हुए हैं। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों इस चैप्टर का आपका रेफरेंस कॉन्टेस्ट एक्सप्लेनेशन हो चुका है। अभी तक इस चैप्टर का 2 चीजें हो चुकी है, हिंदी एक्सप्लेनेशन हो चुका है और आपका इसका रेफरेंस कॉन्टेस्ट एक्सप्लेनेशन अभी तक प्यारे बच्चों इस चैप्टर का हो चुका है। इसके साथ साथ अभी तक आपका प्रोज का 6 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ये आपका 7वां चल रहा है। पोएट्री वाले सेक्शन में प्यारे बच्चों आपकी सभी पोएम कंप्लीट हो चुकी है और विस्तास में आपका 3 चैप्टर कंप्लीट हुआ है। विस्तास वाले पोर्शन में प्यारे बच्चों आपका 3 चैप्टर कंप्लीट हुआ है। तो यदि इसमें से किसी का कुछ भी छूटा हुआ है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है प्यारे बच्चों। वहां पर जाएंगे तो वहां पर सारी क्लासेस शेड्यूल वाइज मिल जाएंगी, तो आपका जहां से भी छूटा है आप वहां से पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आज की टॉपिक पे आ जाते हैं, इसके 60 आंसर टाइप क्वेश्चन पे जल्दी से आ जाते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका 60 आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें दिया क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 30 वर्ड्स ईच। मींस 30 शब्दों से अधिक जो है उत्तर नहीं होना चाहिए। इस बात को आप लोग ध्यान दोगे कि 30 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। आप लोग परेशान हो जाते हो कि अगर छोटे जो है उत्तर लिखा देते हैं तो आप लोग परेशान हो जाते हो कि सर 30 शब्द पूरा नहीं हुआ है। तो इसमें देखोगे तो सीधे दिया है नॉट मोर देन 30 वर्ड्स, 30 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। कम चाहे जितना हो सकता है, बस आपका उत्तर परफेक्ट मिलना चाहिए। बस आपके उत्तर परफेक्ट अगर मिल रहा है तो 15 वर्ड में भी मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आपका उत्तर सही है। अगर 20 वर्ड में मिल रहा है तब भी आपका उत्तर सही है। अगर हाँ 35 वर्ड में भी मिल रहा है तो भी आपका उत्तर सही है। अगर आपका क्वेश्चन इस ढंग से पूछ दिया कि 35 वर्ड में भी हो जा रहा है तब भी आपका उत्तर सही है, उसमें आप लोग परेशान नहीं होंगे। ठीक है, इस चीज के कंफ्यूजन नहीं होगी क्योंकि बहुत बच्चे इस टाइप के सवाल पूछते हैं कमेंट बॉक्स में। तो प्यारे बच्चों इन सारी चीजों से आप परेशान नहीं होंगे। आपका मेन होता है कि जो क्वेश्चन पूछा है उसका उत्तर मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12th के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि क्लास 12th के सभी बच्चों तक वीडियो को पहुंचा देना। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एन इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या है, सिंपल सा पहले क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे बच्चों, व्हाट इज एन इंटरव्यू मींस इंटरव्यू क्या है। ये आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज एन इंटरव्यू मींस इंटरव्यू क्या है, मींस साक्षात्कार क्या है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग पहले क्वेश्चन के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं कि देखते हैं कि साक्षात्कार क्या है। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका फ्लेमिंगो प्रोज चैप्टर 7 द इंटरव्यू यूपी बोर्ड इंग्लिश क्लास 12 60 आंसर टाइप क्वेश्चन। यूट्यूब आपका हो गया डायमंड एकेडमी क्लासेस, आपके चैनल का नाम क्या हो गया, डायमंड एकेडमी क्लासेस। तो देखते हैं पहले प्यारे बच्चों हम लोग पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन का आपका क्या है, उसका उत्तर क्या होगा। सिंपल सा प्यारे बच्चों आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर लिखाए हुए होंगे, देखते हैं। देखिए आपका वही क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एन इंटरव्यू इज अ कन्वर्सेशन। एक इंटरव्यू मींस एक साक्षात्कार क्या होता है, कन्वर्सेशन होता है, वार्तालाप होता है बिटवीन टू मींस दो के बीच में, आर मोर पीपुल या फिर दो से अधिक लोग के बीच में। मींस इंटरव्यू क्या होता है, दो लोग या दो से अधिक लोगों के बीच में एक कन्वर्सेशन होता है, मींस वार्तालाप होता है। वेयर क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाई, जहां प्रश्न पूछे जाते हैं, बाई द इंटरव्यूअर मींस जो साक्षात्कार ले रहा होता है। जहां क्वेश्चन किसके द्वारा पूछे जाते हैं, साक्षात्कार जो ले रहा है उसके द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, क्या प्राप्त करने के लिए, सूचना प्राप्त करने के लिए। इंफॉर्मेशन मींस होता है सूचना, सूचना प्राप्त करने के लिए इंटरव्यूअर द्वारा क्या किए जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रॉम द इंटरव्यूवी, किससे पूछे जाते हैं, जो साक्षात्कार देता है उससे पूछे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इंटरव्यूवी कहते हैं। तो जो साक्षात्कार देता है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन पूछता है, इंटरव्यूअर पूछता है, मींस जो साक्षात्कार लेता है। तो सिंपल से प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन का आपको उत्तर हो गया कि इंटरव्यू क्या है, कन्वर्सेशन है, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में एक कन्वर्सेशन है, वार्तालाप है, जिसमें जो है इंटरव्यूअर के द्वारा मींस साक्षात्कारकर्ता के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं सूचना प्राप्त करने के लिए, किससे, इंटरव्यूवी से मींस जिसका साक्षात्कार लिया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों ये आपका इंटरव्यू हो गया। सिंपल सा, ऐसा कहीं आपको बुक में लैंग्वेज नहीं मिलेगा, ऐसा इंटरव्यू के बारे में कहीं आपको किताब, पूरी किताब में जो है पूरा चैप्टर पढ़ डालोगे ऐसी डेफिनेशन नहीं मिलेगा। हमने इस डेफिनेशन को अपने ढंग से बनाने की कोशिश की हुई है कि जो है, क्योंकि इंटरव्यू का कोई डेफिनेशन आपके किताब में नहीं दिया था, इसलिए हमने अपने मन से डेफिनेशन बनाने की कोशिश की है। एकदम बेहतरीन आपके प्रश्न का एकदम सटीक उत्तर देने की प्यारे बच्चों
कोशिश की हुई है। तो प्यारे बच्चों आपका पहला क्वेश्चन का उत्तर क्या हो गया? एन इंटरव्यू इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू आर मोर पीपल वेयर क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरव्यूवी। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन का आपका उत्तर हो गया, एकदम छोटा सा एकदम बेहतरीन सा प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, उसका उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों। दूसरे क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है। सिंपल सा प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या है, हु विल हियर रीड एन इंटरव्यू। यहां पर कौन इंटरव्यू को क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, पढ़ रहा है। एट सम पॉइंट्स इन देयर लाइफ्स मींस अपने जीवन के किसी भी मौके पर, मींस जीवन में कुछ बिंदु या कुछ मौकों पर किसने साक्षात्कार को पढ़ा होगा। तो सिंपल सा प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, हु विल हियर रीड एन इंटरव्यू, कौन साक्षात्कार को पढ़ा होगा। एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ्स मींस अपने जीवन के किसी भी जो है मौके पर, किसी भी केंद्र पर या किसी भी बिंदु पर कौन अपने जो है इंटरव्यू के बारे में, साक्षात्कार के बारे में पढ़ा होगा। तो सिंपल सा प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है कि मींस जीवन में कुछ मौकों पर जो है किसने साक्षात्कार को पढ़ा होगा, कुछ पॉइंट पर किसने साक्षात्कार को मींस कर सकते हो अपने जीवन में साक्षात्कार को कौन पढ़ा होगा। ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहे हैं। तो जल्दी से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या होगा। यहां देखिए प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा, हु विल हियर रीड एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट्स इन देयर लाइव्स। तो अपने जीवन के किसी भी केंद्र या मौके पर कौन इंटरव्यू के बारे में पढ़ा होगा। तो सिंपल सा प्यारे बच्चों इसमें सीधे जो है आपका पहला ही पैराग्राफ में दिया हुआ था कि जो लगभग वही सभी लोग जो लिटरेट होते हैं, जो पढ़े लिखे हुए होते हैं, वो कभी न कभी इंटरव्यू के बारे में पढ़े ही होते हैं अपने जीवन में। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी, लगभग सभी व्यक्ति हु इज लिटरेट, जो पढ़े लिखे हैं, विल हियर रीड एन इंटरव्यू, यहां पर इंटरव्यू में साक्षात्कार के बारे में पढ़े होंगे। एट सम पॉइंट इन देयर लाइव्स मींस अपने जीवन के किसी भी केंद्र पर, किसी भी भाग में, मींस जीवन में, अपने जीवन में साक्षात्कार के बारे में कौन पढ़े होंगे प्यारे बच्चों, लगभग सभी वे व्यक्ति पढ़े होंगे जो क्या होंगे, लिटरेट होंगे, मींस पढ़े लिखे होंगे। तो सिंपल सा प्यारे बच्चों ये आपका पहले ही पैराग्राफ में जो है इसका उत्तर मिल गया था। सिंपल सा जो आपका इंटरव्यू का पहला पैराग्राफ दिया हुआ था चैप्टर का, उसी में आपको उत्तर मिल गया होता। सीधे आपको उत्तर ऐसे मिला हुआ था, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी मींस लगभग सभी व्यक्ति हु इज लिटरेट, जो पढ़े लिखे हैं, विल हियर रीड एन इंटरव्यू, यहां साक्षात्कार के बारे में पढ़े हुए हैं। एट सम पॉइंट्स इन देयर लाइव्स मींस अपने जीवन के किसी भी केंद्र पर या अपने जीवन में कभी न कभी वे साक्षात्कार को क्या किए होते हैं, पढ़े हुए होते हैं। तो प्यारे बच्चों ये सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या हुआ, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी हु इज लिटरेट विल हियर रीड एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट्स इन देयर लाइव्स। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। और क्वेश्चन नंबर 3 पे चलने से पहले यही फिर दोबारा बात करेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 12 के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चों आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि सभी बच्चों तक वीडियो को पहुंचाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ प्यारे बच्चों बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट क्लेम माइट हैव बीन मेड बाय सम पीपल रिगार्डिंग एन इंटरव्यू। मींस क्या किया गया, एक व्हाट क्लेम, क्या चीजें दावा किया जाता है, माइट हैव बीन मेड बाय सम पीपल, कुछ लोगों के द्वारा, मींस कुछ लोगों के द्वारा क्या चीजों का दावा किया जाता है रिगार्डिंग एन इंटरव्यू, मींस इंटरव्यू के संदर्भ में, मींस साक्षात्कार के संदर्भ में। मींस सिंपल से प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, कुछ लोगों द्वारा साक्षात्कार को लेकर के क्या दावा किया जाता है। सिंपल से प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा गया कि मींस कुछ लोगों द्वारा जो इंटरव्यू के बारे में है, मींस क्या चीजें दावा किया जाता है इंटरव्यू के बारे में, वही क्वेश्चन है। व्हाट क्लेम मींस किस चीज का दावा माइट हैव बीन मेड मींस किया जाता है बाय सम पीपल मींस कुछ लोगों के द्वारा, रिगार्डिंग एन इंटरव्यू मींस इंटरव्यू के संदर्भ में, इंटरव्यू के संदर्भ में कुछ लोगों द्वारा क्या चीजें दावा किया जाता है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, तो देख लेते हैं हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं कि कुछ लोगों के द्वारा इंटरव्यू के लिए जो है क्या चीज दावा किया जाता है। जल्दी से प्यारे बच्चों इसके उत्तर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ है, व्हाट क्लेम माइट हैव बीन मेड बाय सम पीपल रिगार्डिंग एन इंटरव्यू। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग इसके उत्तर को देखते हैं। सम पीपल क्लेम्स, कुछ लोग क्या करते हैं, दावा करते हैं, रिकॉर्डिंग एन इंटरव्यू मींस इंटरव्यू के संदर्भ में, कुछ लोग इंटरव्यू के संदर्भ में दावा करते हैं। इट एज बीइंग मींस यह, इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म अपने सर्वोत्तम रूप में, अ सोर्स ऑफ ट्रूथ मींस एक स्रोत है, ऑफ ट्रूथ मींस सत्य का, यह अपने उच्चतम रूप में एक सत्य का क्या है, स्रोत है।
एंड इन इट्स प्रैक्टिस, और इसका अभ्यास या व्यवहार में एन आर्ट, यह क्या है, एक कला है। मींस कुछ लोगों के द्वारा जो दावा किया जाता है भैया, वो दावा क्या है कि इंटरव्यूअर जो है कि इट्स इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म, अपने उच्चतम रूप में अ सोर्स ऑफ ट्रूथ है, मींस जो है सत्य का स्रोत है। एंड इन इट्स प्रैक्टिस, और इसका अभ्यास मींस इसका व्यवहार में, एन आर्ट मींस यह एक कला है, और व्यवहार में क्या है, एक कला है। तो ऐसा कुछ लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, दावा किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये सिंपल से प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हुआ। फिर से एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या हुआ। सम पीपुल क्लेम्स रिगार्डिंग एन इंटरव्यू इट एज बीइंग इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म अ सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड इन इट्स प्रैक्टिस एंड आर्ट। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का एकदम छोटा सा बेहतरीन सा उत्तर है। हम बार बार करें कि आप शब्दों पे ना जाइए, कितने शब्द हो रहे हैं उस पे ना जाइए, आपको सिर्फ चाहिए कि आपका उत्तर एकदम सटीक होना चाहिए। अगर आपको उत्तर सटीक मिल रहा है तो उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। 30 वर्ड से कम है और सीधे कहा हुआ होता है, मैं आपको पहले ही बता दिए थे 30 वर्ड से कम लिखने होते हैं तो कम हो जाएगा, तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। और ज्यादा भी अगर 2 4 5 वर्ड हो जा रहा है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी प्यारे बच्चों, सिर्फ आपको उत्तर सही होना चाहिए। तो एकदम सटीक उत्तर प्यारे बच्चों आपको दिए हुए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 पे जो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। व्हाट इज द बिलीफ, मींस क्या विश्वास है, इन दी प्रिमिटिव कल्चर, मींस प्राचीन संस्कृत में, एज पर दी टेक्स्ट, मींस टेक्स्ट के आधार पर, इस टेक्स्ट के आधार पर, मींस इस अध्याय के आधार पर प्राचीन संस्कृत में क्या विश्वास किया जाता है। तो सिंपल से पहले इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द बिलीफ, मींस क्या विश्वास किया जाता है, इन द प्रिमिटिव कल्चर, प्रिमिटिव मींस होता है पुरानी, कल्चर मींस संस्कृत सभ्यता, पुरानी संस्कृत सभ्यता में क्या चीजें विश्वास किया जाता है, एज पर दी टेक्स्ट, मींस इस टेक्स्ट के आधार पर, इस अध्याय के आधार पर, इस अध्याय में इस चैप्टर के आधार पर प्राचीन संस्कृत में क्या विश्वास किया जाता है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि इस चौथे क्वेश्चन का आपका उत्तर हो जाएगा, प्रिमिटिव कल्चर में जो है क्या चीजें विश्वास की जाती हैं। जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर देख लेते हैं। यहां देखिए प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट इज द बिलीफ इन द प्रिमिटिव कल्चर एज पर द टेक्स्ट, टेक्स्ट के आधार पर जो है कौन से प्रिमिटिव कल्चर है, प्रिमिटिव कल्चर बिलीफ है, मींस प्रिमिटिव कल्चर में कौन सी चीजें विश्वास की जाती हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों इसके उत्तर की तरफ हम जब बढ़ेंगे तो इसका उत्तर देखते हैं, इन द प्रिमिटिव कल्चर मींस पुरानी संस्कृत सभ्यता में, प्राचीन संस्कृत सभ्यता में, इट इज बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है, दैट इफ वन टेक्स अ फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट, यदि एक व्यक्ति किसी की फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ले लेता है, मींस तस्वीर ले लेता है, मींस कैमरे के माध्यम से यदि किसी व्यक्ति का कोनो तस्वीर ले लेता है आप समबॉडी, मींस किसी व्यक्ति का, देन वन इज स्टीलिंग, तब माना जाता है कि एक व्यक्ति चुरा रहा है, दैट पर्सन सोल, मींस उस व्यक्ति की आत्मा को। मींस प्रिमिटिव कल्चर में क्या माना जाता था, यदि आप किसी की तस्वीर ले रहे हैं, किसी की फोटो ले रहे हैं तो ऐसा माना जाता था कि आप उस व्यक्ति की आत्मा चुरा लिए हुए हैं। तो ऐसा प्यारे बच्चों प्राचीन संस्कृत सभ्यता में माना जाता था। तो भैया आजकल के तो सब फोटोया लेने में माहिर होते हैं, तो ठीक है, तो अगर पहले की बात होती तो कोनो फोटोये नहीं लेते। आज तो जो है 25 ढंग के मुंह बना करके सेल्फी लिया जाता है, और खासकर लड़कियां जो है 25 ढंग का मुंह बनाएंगी और जीभ बाहर निकालेंगी, अंदर करेंगे, इस प्रकार से सेल्फी लेती हैं। तो आज का कल्चर चेंज हो गया, लेकिन प्रिमिटिव कल्चर में क्या माना जाता था कि भैया अगर आप किसी की फोटो ले रहे हैं तो माना जाएगा कि आप उसकी सोल चुरा ले रहे हैं, मींस उसकी आत्मा को चुरा ले रहे हैं। यही हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो गया। तो सिंपल से क्वेश्चन नंबर 4 का क्या उत्तर हुआ, इन द प्रिमिटिव कल्चर इट इज बिलीव्ड दैट इफ वन टेक्स अ फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ समबॉडी देन वन इज स्टीलिंग दैट पर्सन्स सोल। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 4 का आपका प्यारा सा बहुत बेहतरीन उत्तर हो गया। एकदम शॉर्टकट में जितना हो सकता था उतना छोटा हमने बनाने की कोशिश की हुई है प्यारे बच्चों, एकदम सटीक उत्तर है। सबसे बड़ी बात एकदम सटीक उत्तर प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन का उत्तर बनाने की कोशिश की हुई है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों अब हम लोग बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपका 5वां क्वेश्चन क्या है और उसका उत्तर फिर देखते हैं। प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं 5वां क्वेश्चन, जल्दी से 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, हाउ डू सेलिब्रिटीज टेक एन इंटरव्यू, मींस जो सेलिब्रिटीज हैं, जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, वो कैसे टेक मींस लेते हैं एन इंटरव्यू मींस साक्षात्कार को, वे साक्षात्कार को कैसे लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डू सेलिब्रिटीज मींस कैसे जो सेलिब्रिटीज हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, टेक एन इंटरव्यू मींस साक्षात्कार को लेते हैं, कैसे जो है प्रसिद्ध व्यक्ति साक्षात्कार को लेते हैं, मींस किस परिप्रेक्ष्य में लेते हैं। सिंपल सी बात किया गया है किस परिप्रेक्ष्य में जो है जो प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं वे साक्षात्कार को लेते हैं, मींस किस नजरिए से देखते हैं।
एक क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू सेलिब्रिटीज टेक एन इंटरव्यू, मींस कैसे जो है सेलिब्रिटीज मींस प्रसिद्ध व्यक्ति जो है किस प्रकार के किस नजरिए से साक्षात्कार को लेते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो किस प्रकार से किस नजरिए से लेते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा, हाउ डू सेलिब्रिटीज टेक एन इंटरव्यू, किस प्रकार से जो सेलिब्रिटीज मींस प्रसिद्ध व्यक्ति जो है इंटरव्यू को लेते हैं। तो अब देखते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा। यूजुअली मींस प्रायः सेलिब्रिटीज मींस जो प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं हु सी देमसेल्फ एज इट्स विक्टिम्स, जो इसका अपने आप को शिकार समझते हैं, विक्टिम मींस होता है शिकार, जो इसे अपने आप को शिकार समझते हैं, माइट डिस्पाइजेस मींस घृणा करते हैं, डिस्पाइज मींस घृणा करते हैं, द इंटरव्यू मींस इंटरव्यू से, वे जो है इंटरव्यू से घृणा करते हैं, एज मींस क्योंकि, एन अनवारंटेड इंट्रूजन, क्योंकि यह एक अनुचित प्रवेश होता है, अनवारंटेड मींस होता है अनुचित, इंट्रूजन मींस होता है प्रवेश, यह अनुचित प्रवेश होता है इंटर दियर लाइव्स मींस उनके जीवन में, मींस उनके जीवन में यह एक अनुचित प्रवेश होता है, इसलिए वे डिस्पाइस करते हैं इंटरव्यू से, मींस इसलिए वे साक्षात्कार से क्या करते हैं, घृणा करते हैं, आर फील या फिर ऐसा महसूस करते हैं दैट इट समहाउ डिमिनिशेस देम, कि यह उन्हें किसी तरह से कम कर देगा, मींस उनकी जो है उनको किसी न किसी तरह से यह कम कर देगा, इस बात को भी वह फील करते हैं, महसूस करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हो गया सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर हो गया। क्या हो गया, यूजुअली सेलिब्रिटीज हु सी देमसेल्फ एज इट्स विक्टिम्स माइट डिस्पाइजेस द इंटरव्यू एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइव्स आर फील दैट इट समहाउ डिमिनिशेस देम। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, उसका उत्तर क्या होगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 प्यारे बच्चों देखते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। हाउ डिड लेविस कैरोल सेपरेट हिम फ्रॉम द पब्लिक एंड वाई। भैया क्वेश्चन नंबर 6वां का पूछा है कि हाउ डिड लेविस कैरोल, कैसे लेविस कैरोल सेपरेट मींस अपने आप को अलग कर लेते हैं, फ्रॉम द पब्लिक मींस लोगों से जो है लुइस कैरोल अपने आप को कैसे अलग कर लेते हैं, एंड वाई और काहे को अलग करते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। कौन सा 6वां क्वेश्चन में पूछा है, तो 6वां में क्वेश्चन में क्या पूछ दिया है कि हाउ डिड लेविस कैरोल सेपरेट हिम फ्रॉम द पब्लिक, मींस लोगों से जो है लेविस कैरोल अपने आप को कैसे अलग कर लिए थे, एंड वाई और काहे को अलग किए हुए थे अपने आप को, एक क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, 6वां क्वेश्चन पूछा है। तो जल्दी से हम लोग इस 6वें क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं, देखते हैं कि लुइस कैरोल किस प्रकार से अपने आप को जनता से अलग कर दिए थे, मींस इस पब्लिक से लोगों से अलग हो गए थे और काहे को अलग हुए थे। जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग 6वें क्वेश्चन के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों यहां पर देखिए आपका 6वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ डिड लेविस कैरोल सेपरेट हिम फ्रॉम द पब्लिक एंड वाई। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लेविस कैरोल सेपरेटेड हिमसेल्फ, लेविस कैरोल अपने आप को अलग कर लिए थे भैया, फ्रॉम द पब्लिक मींस लोगों से लेविस कैरोल अपने आप को अलग कर लिए थे, बाई मींस कैसे, बाई नॉट गिविंग इंटरव्यू मींस साक्षात्कार ना दे करके, साक्षात्कार ना दे करके लेविस कैरोल अपने आप को लोगों से अलग कर लिए थे, बिकॉज, अब जो वाई इसमें क्वेश्चन में पूछा है भैया काहे को अलग किए हुए थे, उसका उत्तर देखिए, बिकॉज क्योंकि इट वाज हिज हॉरर, यह उनका भय था, आप बीइंग लाइनराइज्ड कहीं ज्यादा प्रसिद्ध न हो जाएं, क्योंकि वो डरते थे कि कहीं वह लाइनराइज्ड न हो जाए, मींस ज्यादा प्रसिद्ध न हो जाएं, वो प्रसिद्ध होने से डरते थे, इसलिए जो है वह साक्षात्कार को हेट करते थे, मींस उससे दूर रहते थे, इस बात से उन्हें भय लगता था कि वो प्रसिद्ध कहीं न हो जाए, अगर प्रसिद्ध हो जाएंगे तो सामान्य जीवन जी नहीं पाएंगे, इसलिए जो है वह साक्षात्कार नहीं देखते थे, इसलिए लोगों से अपने आप को पब्लिक से अलग कर लिए थे। यही क्वेश्चन पूछा गया, हाउ डिड लेविस कैरोल सेपरेट हिम फ्रॉम द पब्लिक, लोगों से किस प्रकार से लेविस कैरोल अलग हो गए थे, वाई क्यों अलग हुए थे, तो कैसे अलग हुए थे, इंटरव्यू ना दे करके अलग हो गए थे, और जो है क्यों हुए थे, क्योंकि उन्हें भय था, हॉरर था, भय था, आप बीइंग लाइनराइज्ड मींस अत्यधिक प्रसिद्ध होने जाने से, अत्यधिक प्रसिद्ध हो जाने से उन्हें भय था, इसलिए उन्होंने साक्षात्कार नहीं देते थे, इस प्रकार से अपने आप को सेपरेट लोगों से कर लिए हुए थे। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। ये तो तब के व्यक्ति थे जो इस प्रकार से सोचते थे, आजकल तो कुल पब्लिसिटी चाहते हैं, ठीक है, फर्जी ढंग से जो है कुछ भी कर करके जो है पब्लिसिटी सोचते हैं, कुछ इधर उधर फालतू का काम कर देंगे, उससे फेमस हो जाएं, हम भी फेमस हो जाएं, हम भी प्रसिद्ध हो जाएं, आजकल के लोगों का ये सोच है, विचार है। लेकिन लेविस कैरोल जो है इससे विपरीत सोचते थे, और विपरीत प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या हो गया, हमने आपको बता दिए किस प्रकार से विपरीत सोचते थे, ठीक है।
तो क्या उत्तर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का? लेविस कैरोल सेपरेटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द पब्लिक बाय नॉट गिविंग इंटरव्यू बिकॉज इट वाज हिज हॉरर ऑफ बीइंग लाइनाइज्ड। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ने से पहले फिर वही एक बार कहेंगे, जो भी बच्चों चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 12 के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्लास 12 के सभी बच्चों तक वीडियो को पहुंचा देना ये आपकी जिम्मेदारी है प्यारे बच्चों। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपकी जिम्मेदारी भी कुछ बनती है कि सभी बच्चों तक वीडियो को पहुंचा देना, जिससे अधिक से अधिक तक बच्चों तक हम पहुंच अपनी बना सके प्यारे बच्चों, अधिक से अधिक बच्चों की मदद हो सके, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 के उत्तर। और हाँ, यदि आप हमारे जो है ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है, उसी तरह यूट्यूब पे सर्च करेंगे मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा प्यारे बच्चों, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 प्यारे बच्चों क्या है? Who was कैरोलिन मीन्स कैरोलिन कौन थी? What did she write in her डायरी, वह अपनी डायरी में क्या लिखती हैं? तो प्यारे बच्चों सीधे क्वेश्चन पूछा है, हु वाज कैरोलिन, कैरोलिन कौन थी? व्हाट डिड सी राइट इन हर डायरी, वह अपनी डायरिया में क्या लिखी हुई थी? मीन्स कैरोलिन अपने डायरिया में क्या लिखी और कौन थी, ऐसा क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है। तो अब भैया क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर देख लेते हैं कि भैया कैरोलिन कौन आ गई है और ये अपनी डायरिया में क्या लिख दी है, ऐसा जो है कि जो क्वेश्चन बना दिए हुए हैं। जल्दी से अब लोग प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे बच्चों आपको दिख रहा होगा, हु वाज कैरोलिन, व्हाट डिड सी राइट इन हर डायरी। तो जल्दी से इसके उत्तर को देखते हैं। कैरोलिन कौन थी? कैरोलिन वाज वाइफ, कैरोलिन पत्नी थी भैया आप रुडयार्ड किपलिंग, किसकी पत्नी थी? रुडयार्ड किपलिंग की पत्नी थी। तो मीन सिंपल सा प्यारे बच्चों, सिंपल सा जो पूछा था, हु वाज कैरोलिन, कैरोलिन कौन थी, तो क्या हो जाएगा? कैरोलिन वाज वाइफ, कैरोलिन पत्नी थी आप रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड की मेहरारू मीन्स जो है कौन थी? कैरोलिन थी। ऐसा जो है क्वेश्चन नंबर पहला का उत्तर हो जाएगा भैया। जो पूछा है हु वाज कैरोलिन मीन्स कैरोलिन कौन थी, तो क्या हो जाएगा? कैरोलिन वाज वाइफ ऑफ रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग की पत्नी कैरोलिन थी। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन जो पूछा है उसको देख लेते हैं, उसका उत्तर क्या होगा? व्हाट डिड सी राइट, वह क्या लिखती हैं इन हर डायरी में, अपने डायरी में वह क्या लिखती हैं। तो देखते हैं वो अपने डायरी में क्या लिखी हुई है भैया। सी रोट, वह लिखती हैं इन हर डायरी में, अपने डायरी में वह लिखती हैं फॉर 14 अक्टूबर 1892, 14 अक्टूबर 1992 की डेट लिखती हैं, दैट दियर डे, और लिखती क्या है? दैट दियर डे वाज रेग्ड, कि उनके दिन को बर्बाद कर दिया गया। भैया रेग्ड मींस क्या होता है? बर्बाद करना, कि उनके दिन को बर्बाद कर दिया गया बाय 2 रिपोर्टर्स फ्रॉम बोस्टन, बोस्टन के 2 पत्रकारों के द्वारा, बोस्टन के 2 पत्रकारों के द्वारा उनके दिन को बर्बाद कर दिया गया, ऐसा वह लिखती हैं अपने डायरी में लिखती हैं। कौन लिखती हैं भैया? कैरोलिन लिखती हैं। और कैरोलिन कौन थी? रुडयार्ड किपलिंग की क्या थी? पत्नी थी। ठीक है, तो भैया ए हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर। एकदम छोटा सा बेहतरीन सा उत्तर हुआ है, इससे बेहतरीन आपका इतना सटीक उत्तर कोई नहीं हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? कैरोलिन, इसका उत्तर फिर से देख लो क्वेश्चन नंबर 7 का। कैरोलिन वाज वाइफ ऑफ रुडयार्ड किपलिंग, सी रोट इन हर डायरी फॉर 14 अक्टूबर 1892 दैट दियर डे वाज रेकेड बाय 2 रिपोर्टर्स फ्रॉम बोस्टन। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। प्यारे बच्चों यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? व्हाट वाज द आयरोनी, आयरोनी मींस होता है विरोधाभास, क्या विरोधाभास है इन सॉल बेलोज ओपिनियन, सॉल बेलो के विचारों में मींस उनके विचार में, सॉल बेलो के विचारों में क्या विरोधाभास है? अबाउट एन इंटरव्यू मींस इंटरव्यू के बारे में, इंटरव्यू के बारे में लेकर के सॉल बेलो के विचारों में कौन सा विरोधाभास मिल गया था, ऐसा क्वेश्चन भैया पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8वां पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 8वां का पूछ दिया है, व्हाट वाज द आयरोनी, कौन सा विरोधाभास इन सॉल बेलोज ओपिनियन मींस सॉल बेलो के ओपिनियन मींस विचारों में था, अबाउट एन इंटरव्यू मींस इंटरव्यू साक्षात्कार को लेकर के, साक्षात्कार को लेकर के सॉल बेलो के जो है विचारों में कौन सा विरोधाभास था, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया है क्वेश्चन नंबर 8वां। अब देखते हैं प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के उत्तर को देखते हैं कि किस प्रकार से हम एक व्यंग्यात्मक बोले हुए थे, किस प्रकार से इनके विचारों में विरोधाभास था, आयरोनी था, तो किस तरह से प्यारे बच्चों इसका उत्तर होगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों हम लोग। प्यारे बच्चों यहां पर देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा होगा, व्हाट वाज द आयरोनी इन सॉल बेलोज ओपिनियन अबाउट एन इंटरव्यू। भैया इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी से हम लोग इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। सॉल बेलो मींस सॉल बेलो हु हैज कंसेंटेड मींस जो स्वीकार किए हुए थे, कंसेंट मींस होता है स्वीकार करना, जो स्वीकार किए हुए थे, टू बी इंटरव्यूड मींस साक्षात्कार देने के लिए, ऑन सेवरल ओकेजन मींस कई अवसरों पर, मींस सॉल बेलो जो कई अवसरों पर जो है स्वीकार किए हुए थे भैया हम इंटरव्यू देंगे, और इंटरव्यू दिए हुए भी थे। नेवरथलेस फिर भी, वंस डिस्क्राइब्ड एक बार वे व्याख्या करते हैं इंटरव्यू एज बीइंग
थंब प्रिंट्स की साक्षात्कार क्या है कि थंब प्रिंट्स के समान है, मीन्स अंगूठे के समान है, अंगूठे के निशान ऑन हिज विंड पाइप। विंड पाइप मीन्स होता है श्वास नली। ऐसा डिस्क्राइब किए हुए थे कि साक्षात्कार क्या है कि उनके साक्षात्कार इस रूप में है कि जैसे कि उनके श्वास नली पर कोई क्या रख दिया हो, थंब प्रिंट्स रख दिया हो, मीन्स अपने अंगूठे के निशान को, अंगूठे को रख दिया हो। थंब प्रिंट्स मीन्स यहाँ कहेंगे अंगूठे को रख देना। मीन्स इस प्रकार से डिस्क्राइब, भैया कई बार तो खुद इंटरव्यू दे चुके थे और इंटरव्यू देने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है कह दिए कि जो है साक्षात्कार जो है बहुत अच्छी चीज नहीं है। ये ऐसा है कि श्वास नली पर जो है भैया ऐसा लगता है कि कोनो हमारे श्वास नलिया पे अंगूठा रख दिए हैं, मीन्स अंगूठे से हमारी श्वास नली को दबा रहे हैं। ऐसा जो है इन्होंने किसके बारे में लिख दिया था, इंटरव्यू के बारे में लिख दिए हुए थे। ये कौन विचार रखे हुए थे, ये जो है कौन है, सॉल बेलो हैं। तो इस प्रकार से आयरनी मिला, क्योंकि जो है कि इंटरव्यू तो दे रहे थे, फ्रीक्वेंटली दे रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी इंटरव्यू के बारे में बुराई बात कर दिए, तो इसीलिए इसे आयरनी कहा गया, विरोधाभास कहा गया। एक बात तो स्वीकार की, इंटरव्यू देने से उन्हें कोई परवेज नहीं था, लेकिन जब दोबारा कहे तो जो है कह दिए कि भैया ये जब इंटरव्यू होता है इस प्रकार से होता है कि जैसे उनके श्वास नली पर कोई क्या रख दिया हो, अपना अंगूठा से उनका श्वास नली दबा रहा हो, अर्थात उन्हें बहुत बोरिंग सा महसूस होता है। इस तरह से उन्हें कह दिए हुए थे, इसलिए इसे आयरनी कही हुई मींस विरोधाभास कही हुए हैं। तो प्यारे बच्चों सिंपल से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर फिर से देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर क्या हो जाएगा, साल बेलो हु हैज कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड ऑन सेवरल ओकेजन्स नेवरथलेस। नेवरथलेस मींस होता है फिर भी, वंस डिस्क्राइब्ड इंटरव्यूज एज बीइंग लाइक थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप। ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का एकदम छोटा सा बेहतरीन सा सटीक सा उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं प्यारे बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन इंटरव्यूअर। मींस एक साक्षात्कार की क्या स्थिति होती है, पोजीशन होती है, स्थिति होती है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द पोजीशन, क्या स्थिति है ऑफ एन इंटरव्यूअर, मींस एक साक्षात्कार की। एक साक्षात्कार की स्थिति क्या होती है, मींस क्या स्थिति बताया गया है इस चैप्टर में एक साक्षात्कार की। ये ऐसा क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के उत्तर की तरफ पढ़ते हैं कि साक्षात्कार की स्थिति क्या होती है, मींस उसकी पोजीशन क्या होती है, उसे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, मींस उसे किस प्रकार की पोजीशन प्राप्त होती है। जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के उत्तर की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको ध्यान दिख रहा होगा, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंटरव्यूअर। तो जल्दी से इसके उत्तर को देख लेते हैं कि एक इंटरव्यूअर मींस जो साक्षात्कार लेता है उसकी पोजीशन क्या होती है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, द इंटरव्यूअर होल्ड्स, मींस जो है इंटरव्यूअर मींस साक्षात्कार लेने वाला होल्ड्स मींस रखता है, अ पोजीशन मींस एक स्थिति ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर। अनप्रेसिडेंटेड मींस होता है अभूतपूर्व, पावर मींस शक्ति, एंड इन्फ्लुएंस मींस प्रभाव। अभूतपूर्व शक्ति और प्रभाव का जो है स्थिति रखता है, मींस स्थान रखता है। कौन रखता है, इंटरव्यूअर रखता है, मींस जो है एक साक्षात्कार लेने वाला रखता है। तो सिंपल सा उत्तर हो जाएगा, द इंटरव्यूअर होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस। मींस अनप्रेसिडेंटेड मींस क्या हो जाएगा, अभूतपूर्व, पावर मींस शक्ति, इन्फ्लुएंस मींस प्रभाव। ऐसा सीधे प्यारे बच्चों आपकी किताब में उत्तर दिया हुआ था, मींस आपके जो टेक्स्ट दिया हुआ था ऐसे सीधे लाइन दिया हुआ था, यही आपका उत्तर हो जाएगा। आप लोग इस चीज से परेशान नहीं होंगे कि बस जी को ये लाइन का उत्तर है 10 शब्दों में कंप्लीट हो गया, 10 वर्ड में इसका 10 वर्ड में कंप्लीट नहीं हुआ, इसका उत्तर एकदम छोटा सा उत्तर है। तो प्यारे बच्चों उसमें बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, हमने आपको पहले ही बता दी है इस चीज के बारे में, हमने पहले ही आपको बता दिए हैं कि आप छोटे उत्तर से दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि इज नॉट मोर देन 30 वर्ड है, 30 वर्ड से 30 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए आपका, कम से कम जितना हो जाएगा उससे दिक्कत नहीं है। तो आपका उत्तर सटीक होना चाहिए, आप शब्दों पे नहीं जाएंगे कितने शब्द का हो रहा है, ठीक है। आपका उत्तर होना चाहिए, जो आपको क्वेश्चन पूछा है उसका उत्तर सटीक मिलना चाहिए प्यारे बच्चों, बस आपसे उतना ही मतलब है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का एकदम छोटा सा बेहतरीन सा सटीक सा उत्तर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। हु वाज अम्बर्टो इको, अम्बर्टो इको कौन थे, हु वाज कौन थे, अम्बर्टो इको कौन थे। ऐसा क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है, हु वाज कौन थे, अम्बर्टो इको कौन थे। अब प्यारे बच्चों यहां तक इसके पहले क्वेश्चन 9 तक आपका पार्ट 1 से पूछा था, जिस चैप्टर का आपका पार्ट 1 था क्वेश्चन नंबर 9 तक पार्ट 1 से क्वेश्चन बना हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 10 से लेकर के जितना आगे तक बनेगा वो पार्ट 2 से क्वेश्चन बना हुआ है, मींस इसका जो दूसरा भाग था उससे क्वेश्चन बना है। तो भैया दूसरा भाग का पहला क्वेश्चन क्या है कि हु वाज अम्बर्टो इको कौन थे। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं कि अम्बर्टो इको कौन थे। प्यारे बच्चों यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हु वाज अम्बर्टो इको, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अम्बर्टो इको कौन थे, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा,
अम्बर्टो इको वाज अ प्रोफेसर। अम्बर्टो इको क्या थे? एक प्रोफेसर थे एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना। बोलोग्ना यूनिवर्सिटी में इन इटली। इटली के बोलोग्ना यूनिवर्सिटी में जो है एक क्या थे? एक प्रोफेसर थे। अम्बर्टो इको जो थे इटली के बोलोग्ना यूनिवर्सिटी में क्या थे प्यारे बच्चों? एक प्रोफेसर थे। ये तो हो गया जो है अम्बर्टो इको कौन थे? एंड फेमस नोवलिस्ट। प्रोफेसर ही नहीं थे, एक प्रसिद्ध नोवलिस्ट भी थे, एक प्रसिद्ध उपन्यासकार भी थे। ये प्यारे बच्चों हो गया अम्बर्टो इको के बारे में। तो क्या हो गया? अम्बर्टो इको वाज अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इन इटली। इटली के बोलोग्ना यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे, एक जो है प्रोफेसर थे। और ये जो है क्या थे? एक फेमस नोवेलिस्ट थे, प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। एक क्वेश्चन नंबर 10 का प्यारे बच्चों आपका उत्तर एकदम सटीक छोटा सा बेहतरीन सा उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। और क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ने से पहले एक बार फिर वही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 12 के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि क्लास 12 के जितने सारे बच्चे हैं, आपके साथी यार हैं, कोचिंग स्कूल कहीं के भी आपके साथी यार हों, सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों। ये आपकी जिम्मेदारी है, सभी बच्चों तक वीडियो को पहुंचाओगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। विच वर दी फील्ड्स ऑफ वर्क्स ऑफ अम्बर्टो इको। क्वेश्चन क्या पूछा? विच वर दी फील्ड्स, कौन सा क्षेत्र था ऑफ वर्क्स में कार्य का ऑफ अम्बर्टो इको। अम्बर्टो इको के कार्य के क्षेत्र कौन कौन से थे? सिंपल से क्वेश्चन पूछा है कि अम्बर्टो इको के जो कार्य के क्षेत्र थे वो कौन कौन से कार्य के क्षेत्र, मीन्स वो अम्बर्टो इको क्या क्या करते थे, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है भैया कि अम्बर्टो इको एक ही व्यक्ति थे लेकिन का काम करते थे, ऐसा क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 के उत्तर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिख रहा होगा। विच वर दी फील्ड्स ऑफ वर्क्स ऑफ अम्बर्टो इको, मींस अम्बर्टो इको के कार्य का क्षेत्र कौन कौन सा था। तो जल्दी से देखते हैं, ये दो में हमने आर में लिखा हुए हैं तो जल्दी से इसके दोनों क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। अम्बर्टो इको वाज अ स्कॉलर। अम्बर्टो इको एक विद्वान आदमी थे। फॉर हिज आइडियाज मींस अपनी विचारों के लिए। ऑन सिम्योटिज मींस जो संकेत विज्ञान का जो संकेत विज्ञान है उसके विचारों के लिए। लिटरेरी इंटरप्रिटेशन मींस होता है साहित्यिक व्याख्या के लिए। मिडिवल एस्थेटिक्स मींस मध्यकालीन सौंदर्य शास्त्र के बारे में। एंड फिक्शन मींस नोवेल मींस जो है फिक्शन मींस होता है नोवेल, नोवेल मींस उपन्यास के बारे में, मींस इन सभी के बारे में वे विद्वान थे। तो प्यारे बच्चों ये तो हो गया इसका उत्तर। ऐसे भी आप लिख सकते हो या तो आप लिखना चाहोगे अगर क्वेश्चन से जोड़ करके लिखना चाहते हो तो आर वाला जो हमने कॉन्सेप्ट लिखा है उस प्रकार से भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कैसे लिखोगे उस तरह से, अम्बर्टो इकोज फील्ड, अम्बर्टो इको का जो क्षेत्र था ऑफ वर्क्स मींस कार्य का, अम्बर्टो इको के जो कार्य का क्षेत्र था वर ऑन सिम्योटिज, वह कार्य का क्षेत्र कहां कहां था? सिम्योटिज मींस संकेत विज्ञान के क्षेत्र पे था। लिटरेरी इंटरप्रिटेशन मींस साहित्यिक व्याख्या के बारे में था। मिडिवल एस्थेटिक्स मींस मध्यकालीन सौंदर्य शास्त्र के बारे में था। एंड फिक्शन मींस और उपन्यास के बारे में था, अर्थात नोवेल के बारे में था। ऐसा उनका क्षेत्र था, कार्य का क्षेत्र था। भैया किसके कार्य का क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम? अम्बर्टो इको के कार्य के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। मींस इन क्षेत्रों में वे क्या थे, उन्हें क्या हासिल थी? महारत हासिल थी। इन सभी क्षेत्रों में जो हमने बताए हुए हैं भैया यही सब वो काम करते थे, यही पूरा काम करते करते अपनी जिंदगी को बिता दिए थे भैया, यही काम किए थे। तो इतना आप लोग ऐसे सीधे सटीक किसी तरह से आप प्यारे बच्चों उत्तर लिखेंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। जल्दी से देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 क्या है और उसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है प्यारे बच्चों, देखिए व्हाट वाज द सीक्रेट मींस कौन सा रहस्य था टोल्ड बाय अम्बर्टो इको। अम्बर्टो इको के द्वारा कौन से रहस्य बताया गया था, मींस क्या रहस्य था। व्हाट वाज इट कॉल्ड, यह क्या कहलाता था। सिंपल से क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे बच्चों, व्हाट वाज द सीक्रेट मींस क्या रहस्य था टोल्ड बाय अम्बर्टो इको, जो अम्बर्टो इको के द्वारा बताया गया था। वह कौन सा रहस्य था जो अम्बर्टो इको द्वारा बताया गया था। व्हाट वाज इट कॉल्ड, इसे क्या कहते थे। ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब हम लोग इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 के उत्तर की तरफ हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे बच्चों आपको दिख रहा होगा व्हाट वाज द सीक्रेट टोल्ड बाय अम्बर्टो इको, व्हाट वाज इट कॉल्ड। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पहले तो देख लेते हैं कौन सा सीक्रेट था, कौन सा जो है रहस्य था, उसका उत्तर देख लेते हैं। अम्बर्टो इको टेल्स, अम्बर्टो इको बताते हैं द सीक्रेट ऑफ हिज वर्किंग स्टाइल, अपने कार्य करने की स्टाइल के।
अपनी कार्य करने की स्टाइल के बारे में अम्बर्टो इको क्या करते हैं, बताते हैं। ही टॉक्स ऑफ एम्प्टी स्पेसेस, वह किसके बारे में बात करते हैं, एम्प्टी स्पेसेस मींस खाली स्थानों के बारे में बात करते हैं। इन द यूनिवर्स, जो इस ब्रह्मांड में है, जो इस ब्रह्मांड में खाली स्थान है, वह उसके बारे में क्या करते हैं, बातें करते हैं। तो ये हो गया प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अम्बर्टो इको टेल्स द सीक्रेट ऑफ हिज वर्किंग स्टाइल, ही टॉक्स ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन द यूनिवर्स। ये हो गया प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन में पूछा है उसका उत्तर देखते हैं क्या होगा कि व्हाट वाज इट कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं, ये जो यूनिवर्स में खाली स्थान इसे क्या बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, इट वाज कॉल्ड, यह कहा जाता है इंटरस्टिसेस, मींस इंटरस्टिसेस इसे कहा जाता है, और इंटरवल्स कहा जाता है। इंटरस्टिसेस कह सकते हो या इंटरवल कह सकते हो। जो एक खाली स्थान होते हैं उन्हें जो है इन्होंने क्या नाम दिए हुए थे, इंटरस्टिसेस नाम दिए थे या इंटरवल नाम दिए हुए थे। एक कौन नाम दिया था भैया, ये जो है ये अम्बर्टो इको नाम दिए हुए थे प्यारे बच्चों इन खाली स्थानों को, तो इंटरस्टिसेस या इंटरवल नाम दिए हुए थे। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का एकदम बेहतरीन छोटा सा बेहतरीन सा उत्तर हो गया। सिंपल सा इसका उत्तर क्या हो गया प्यारे बच्चों, अम्बर्टो इको टेल्स द सीक्रेट ऑफ हिज वर्किंग स्टाइल, he talks of empty spaces in the universe, it was called interstices or intervals। प्यारे बच्चों इसी में इन्होंने बताए हुए थे कि भैया क्या बताए हुए थे, जब आप लिफ्ट से आ रहे होंगे और जो है अब हम घरवा में बैठे होंगे तो आपको हमको पता है कि भैया हम आप लिफ्ट से आ रहे हो, लिफ्ट से ऊपर थर्ड फ्लोर पे जैसे आ रहे हो, फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे आ रहे हो, तो अगर आप आ रहे हो तो हम उसी के बीच में क्या लिख लेंगे, एक जो है कोई पद लिख लेंगे, कुछ भी लिख लेंगे, कोई गद्य पद कुछ भी एक जो है लिख लेंगे। तो वही कहते हैं कि हमने उस समय को भी यूटिलाइज किया हुआ है। अब समझ लो वैसे जनरली लोग क्या करते हैं, जब किसी का इंतजार करते हैं तो अपने काम धाम को छोड़ करके बस इंतजार ही करते हैं कि भैया वो कब आ जाए, उसका सम्मान स्वागत करें, यही नॉर्मली लोग करते हैं। लेकिन अम्बर्टो इको एक एक क्षण का एक एक मिनट का जो है अपना सदुपयोग करते थे। वो सदुपयोग किस प्रकार से करते थे भैया, जो हम लिफ्ट वाली कहानी हमने बताया था, अम्बर्टो इको का कहना क्या था कि भैया अगर आप आ रहे हो, अगर घरवा तक पहुंच गए हो, आप फोन किए हमको भैया हम आपके घरवा तक पहुंच गए हैं, तो लेकिन आप घरवा से अगर लिफ्ट के ऊपर चढ़ रहे हो, मेरा थर्ड फ्लोर पे अगर मकान है, आप अगर चढ़ रहे हो फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर पर भी आ रहे हो, तो उसी के बीच में मुझे पता है कि आप फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे आ रहे हो, उसी के बीच में हम क्या लिखेंगे, कुछ ना कुछ अपना काम कर लेंगे, मीन्स कुछ गद्य या पद हम अपना लिख लेंगे। मीन्स ये बात कहते हैं उस समय के बारे में, कहते हैं कौन, अम्बर्टो इको। इसी को इन्होंने एम्प्टी स्पेसेस नाम दिए हुए थे। ये जो सारी चीजें उन्होंने बताए हुए थे एम्प्टी स्पेसेस, इसी को नाम दिए हुए थे। मीन्स खाली स्थान का किस प्रकार से प्रयोग करते थे, ये अम्बर्टो इको अपने जो है इसके बारे में बताए हुए थे। इसी को इन्होंने कहा था इंटरस्टिसेस कहा हुआ था, मीन्स खाली स्थान इसको नाम दिए हुए थे। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का आपका क्वेश्चन नंबर 13 क्या है और उसका उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 प्यारे बच्चों क्या है, हु वाज मुकुंद पद्मनाभन। मुकुंद पद्मनाभन कौन थे, हु वाज मुकुंद पद्मनाभन कौन थे। व्हाट डिड ही आस्क, उन्होंने क्या पूछा था, अम्बर्टो से क्या पूछा था, अबाउट हिज डिपार्चर फ्रॉम रेगुलर एकेडमिक स्टाइल, जो अपने वे नियमित शैक्षिक अंदाज को छोड़ दिए थे उसके बारे में उन्होंने क्या पूछा हुआ था। मीन्स मुकुंद पद्मनाभन ने अम्बर्टो इको से क्या पूछा हुआ था, जो उन्होंने नियमित शैक्षिक अंदाज को छोड़ दिए थे उसके बारे में जो है उन्होंने क्या पूछा हुआ था, किससे पूछे हुए थे, अम्बर्टो इको से। तो प्यारे बच्चों अब क्वेश्चन क्या है कि पहला तो क्वेश्चन आपका होगा मुकुंद पद्मनाभन कौन थे, और उन्होंने जो अम्बर्टो इको थे, अम्बर्टो इको से क्या पूछे हुए थे, जो उन्होंने नियमित शैक्षिक अंदाज को अपना छोड़ दिए थे, जो नॉवेल लिखने लगे थे, अतिरिक्त चीजें लिखने लगे थे, तो उसी के बारे में उन्होंने क्या पूछा हुआ था। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर क्या होगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिख रहा होगा, हु वाज मुकुंद पद्मनाभन, व्हाट डिड ही आस्क अम्बर्टो इको अबाउट हिज डिपार्चर फ्रॉम रेगुलर एकेडमिक स्टाइल। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब हम लोग इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि पहला तो हम लोग पहले इसके उत्तर देखते हैं कि मुकुंद पद्मनाभन कौन थे। तो सिंपल से क्या उसका उत्तर हो जाएगा, मुकुंद पद्मनाभन वाज द एडिटर ऑफ द हिंदू। ये हिंदू एक न्यूज़पेपर है और इंग्लिश का सबसे बेहतरीन न्यूज़पेपर है प्यारे बच्चों। इसमें जो वर्डिंग रहता है, जो आपका इंग्लिश वर्डिंग होती है, बहुत टफ वर्डिंग इसमें लिखा हुआ होता है। तो जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो जो है आपके हिंदू न्यूज़पेपर को सबसे बेस्ट मानते हैं और इसको पढ़ते भी हैं। तो क्या हो गया, मुकुंद पद्मनाभन कौन थे, मुकुंद पद्मनाभन वाज द एडिटर ऑफ द हिंदू, और हिंदू जो है न्यूज़पेपर जो था उसके एडिटर थे
और क्या थे, ही इंटरव्यूड, उन्होंने इंटरव्यू लिया हुआ था अम्बर्टो इको, किसका इंटरव्यू लिए हुए थे, अम्बर्टो इको का, उन्होंने ही साक्षात्कार लिया हुआ था। कौन, मुकुंद पद्मनाभन ने ही लिया हुआ था। ये हो गया प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन का उत्तर हो गया कि मुकुंद पद्मनाभन कौन थे। ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन जो इसमें पूछा हुआ है, अब हम लोग उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाट डिड ही आस्क अम्बर्टो इको अबाउट हिज डिपार्चर फ्रॉम रेगुलर एकेडमिक स्टाइल। भैया रेगुलर एकेडमिक स्टाइल जो उन्होंने छोड़ दिया था उसके बारे में उन्होंने क्या पूछा हुआ था। तो क्या पूछे हुए थे, अम्बर्टो इकोज नॉन फिक्शनल राइटिंग, नॉन फिक्शनल राइटिंग मींस गैर उपन्यासेतर जो है लेखन, गैर उपास्यानेतर लेखन मींस जो उपन्यास ना हो उसके अलावा जो उन्होंने लिखा हुआ था। हिज स्कॉलरली वर्क, उनके जो है विद्वतापूर्ण कार्य, हैज अ सर्टेन प्लेफुल मींस क्या होते हैं, आनंददायक होते हैं, एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट, और उसमें व्यक्तिगत गुण होते हैं। इट इज अ मार्क्ड, यह एक निशानी है, डिपार्चर फ्रॉम रेगुलर एकेडमिक स्टाइल, जो सामान्य से एकेडमिक स्टाइल होती है लिखने की, शैक्षिक लिखने का अंदाज होता है, यह उनसे डिपार्चर था, उनसे अलग था। यही बात पूछते हैं मुकुंद पद्मनाभन। किससे पूछते हैं, अम्बर्टो इको से पूछते हैं कि भैया आप जो लिखते हैं नॉन फिक्शनल जो राइटिंग करते हैं, जो स्कॉलरली वर्क करते हैं, नॉन फिक्शनल जो राइटिंग करते हैं, स्कॉलरली वर्क जो करते हैं, पूरी तरह से प्लेफुल होता है मींस आनंददायक होता है, एंड पर्सनल क्वालिटी, और स्वयं की उसमें जो है क्वालिटी मींस गुण समायुक्त होते हैं। इट इज ए मार्क्ड डिपार्चर, यह जो है एक प्रकार से अलगाव होता है फ्रॉम अ रेगुलर एकेडमिक स्टाइल मींस जो नियमित शैक्षिक जो है शैक्षिक जो स्टाइल है लिखने का उससे अलग होता है। यही बात पूछे हुए थे मुकुंद पद्मनाभन। किससे पूछे हुए थे, अम्बर्टो इको से ये बात पूछे हुए थे। तो सिंपल सा पैर जो क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर क्या हो गया, मुकुंद पद्मनाभन वाज द एडिटर ऑफ द हिंदू, ही इंटरव्यूड अम्बर्टो इको, अम्बर्टो इको's non-fictional writing, his scholarly work has a certain playful and personal quality about it, it is a marked departure from a regular academic style। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 पे बढ़ने से पहले फिर वही एक बात कहेंगे, जो भी बच्चों चैनल पे पहली बार आए हैं प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, और क्लास 12 के सभी बच्चों में शेयर और करोगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, चल जाएगा, लेकिन सभी बच्चों को वीडियो को शेयर अवश्य करना है प्यारे बच्चों, जिससे सभी बच्चों की मदद हो सके। ये आपको काम करना है, इतना काम आपको करना, आपके लिए इतनी मेहनत हम करते हैं, बस आपको इतना काम करना है कि सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर देना है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 प्यारे बच्चों क्या है, जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। हु वाज रोलैंड बार्थस मींस रोलैंड बार्थस कौन थे, हु वाज कौन थे, रोलैंड बार्थस मींस रोलैंड बार्थस, रोलैंड बार्थस कौन थे, व्हाई वाज ही फ्रस्ट्रेटेड, वह निराश क्यों थे, एकदम चिड़चिड़े क्यों हो गए थे, ऐसा क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा है प्यारे बच्चों, हु वाज रोलैंड बार्थस, रोलैंड बार्थस कौन थे, व्हाई वाज ही फ्रस्ट्रेटेड, वह पूरी तरह से चिड़चिड़े क्यों हो गए थे, पूरी तरह से निराश क्यों हो गए थे, ऐसा क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे बच्चों आपको यहां दिख रहा होगा, हु वाज रोलैंड बार्थस, व्हाई वाज ही फ्रस्ट्रेटेड। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पहला उत्तर हम लोग देखते हैं कि हु वाज रोलैंड बार्थस, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, रोलैंड बार्थस वाज एन इसेइस्ट, रोलैंड बार्थस क्या थे, एक निबंधकार थे। भैया एक क्या थे, एक निबंधकार थे। वाई वाज ही फ्रस्ट्रेटेड, दूसरा क्वेश्चन जो पूछा है, वाई वाज ही फ्रस्ट्रेटेड, वह जो है फ्रस्ट्रेट क्यों थे, चिड़चिड़े क्यों हो गए थे, निराश क्यों हो गए थे, तो क्या निराश हो गए थे, ही वाज फ्रस्ट्रेटेड, वह चिड़चिड़े हो गए थे, निराश हो गए थे, बिकॉज क्योंकि ही वाज एन इसेइस्ट, वह निबंधकार थे, नॉट अ नोवेलिस्ट, एक उपन्यासकार नहीं थे। चिड़चिड़े क्यों हो गए थे, परेशान क्यों हो गए थे, क्योंकि वह बनना चाह रहे थे, नोवेलिस्ट बनना चाह रहे थे, उपन्यासकार बनना चाहते थे, लेकिन थे वह निबंधकार, इसलिए क्या हो गए थे, निराश हो गए थे, चिड़चिड़े हो गए थे, और अंत में इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से उनकी डेथ भी हो गई थी, मृत्यु भी हो गई थी। तो इसीलिए प्यारे बच्चों सिंपल सी बात होती है कि जिस क्षेत्र में आपका मन लगे उसी क्षेत्र को करना चाहिए, क्योंकि जो है आप जिस क्षेत्र में बेहतर हैं उसी क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं। आपको अगर जबरदस्ती किसी दूसरे फील्ड में रख दिया जाएगा काम करने के लिए, तो आप उस फील्ड को अगर आपका मन नहीं कर रहा तो आप बेहतरीन ढंग से नहीं कर सकते हैं। ऐसा रोलैंड बार्थस के भी साथ था, बनना चाहते थे जो है एक नोवेलिस्ट बनना चाहते थे, लेकिन बन गए थे जो है इसेइस्ट बन गए थे, इसलिए लास्ट में जो है फ्रस्ट्रेशन इसी बात का उन्हें फ्रस्ट्रेशन था, और लास्ट में उनकी डेथ भी हो गई थी, मृत्यु भी हो गई थी। ऐसा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का ऐसा उत्तर है। तो क्या है इसका उत्तर, क्या हो जाएगा, रोलैंड बार्थस वाज एन इसेइस्ट
नोवेलिस्ट रोलैंड बार्थेस एक निबंधकार थे और वह फ्रस्ट्रेटेड चिड़चिड़े क्यों थे? ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ही वॉज एन एसेइस्ट नॉट अ नोवेलिस्ट। वह एक निबंधकार थे और जो है उपन्यासकार नहीं थे, इसलिए वह चिड़चिड़े रहते थे, निराश रहते थे। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का एकदम सटीक सा बेहतरीन सा एकदम उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 15 क्या है प्यारे बच्चों? हाउ डिड अम्बर्टो इको आइडेंटिफाई हिमसेल्फ एंड वाई? क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? हाउ डिड अम्बर्टो इको आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, मींस अम्बर्टो इको स्वयं को कैसे पहचानते हैं, एंड वाई और क्यों? तो सिंपल सी प्यारे प्यारे बच्चों बात है कि वो अपने आप को यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मानते थे, अपने आप को नोवेलिस्ट नहीं मानते थे, ऐसा वो जो है अम्बर्टो इको मानते थे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर क्या होगा। यहाँ आपको दिख रहा होगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ आपको दिख रहा होगा, हाउ डिड अम्बर्टो इको आइडेंटिफाई हिमसेल्फ एंड वाई? अम्बर्टो इको अपने आप को क्या मानते थे और क्यों मानते थे? तो जल्दी से प्यारे बच्चों इसका उत्तर देख लेते हैं। पहले उत्तर का देखते हैं कि अम्बर्टो इको अपने आप को क्या मानते थे, तो क्या हो जाएगा? अम्बर्टो इको आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ, अम्बर्टो इको अपने आप को मानते थे टू बी अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, एक अपने आप को यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मानते थे, मीन्स यूनिवर्सिटी का शिक्षक मानते थे। हु रोट नॉवेल्स, जो नोवेल को लिखता है, ओनली ऑन संडेज, मीन्स रविवार को, मीन्स अपने आप को मानते थे यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, और जो ऐसा प्रोफेसर था जो केवल रविवार को क्या लिखता था? नोवेल्स लिखता था, उपन्यास लिखता था, ऐसा वे अपने आप को मानते थे। और काहे को मानते थे? जो इसमें वाई पूछा है भैया, वाई अब रीजन तो देना पड़ेगा ना, काहे को ऐसा अपने आप को मानते थे भैया? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिकॉज, क्योंकि ही रोट, वह लिखते थे, मोर स्कॉलरली आर्टिकल्स, मीन्स अत्यधिक जो है शैक्षिक आर्टिकल्स को, लेखों को लिखते थे, एज कंपेयर टू नोवेल्स, मीन्स नोवेल की तुलना में, उपन्यास की तुलना में वे अत्यधिक शैक्षिक लेखों को लिखते थे, इसलिए अपने आप को मानते थे। एंड ही अटेंडेड एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस, और वह एकेडमिक कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते थे, जो है रिसीव करते थे। एंड नॉट मीटिंग्स ऑफ पेन क्लब्स एंड राइटर्स, वह किसी राइटर और पेन क्लब्स की मीटिंग को कभी भी अटेंड नहीं किए थे, मीन्स कभी भी उसमें उपस्थित नहीं हुए थे। तो इसलिए प्यारे बच्चों इस सिंपल सा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर होगा? अम्बर्टो इको आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ टू बी अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु रोट नॉवेल्स ऑन ओनली ऑन संडेज बिकॉज ही रोट मोर स्कॉलरली आर्टिकल्स एज कंपेयर टू नॉवेल्स, एंड ही अटेंडेड एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस एंड नॉट मीटिंग्स ऑफ पेन क्लब्स एंड राइटर्स। तो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 जल्दी से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 प्यारे बच्चों यहाँ आपको दिख रहा होगा, जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? व्हाट वाज द नेम ऑफ द रोज? ये द नेम ऑफ द रोज क्या था? द नेम ऑफ द रोज क्या था? व्हाट वाज मींस क्या था? द नेम ऑफ द रोज, ये द नेम ऑफ द रोज क्या था? तो प्यारे बच्चों यह क्या है? द नेम ऑफ द रोज, यह अम्बर्टो इको के द्वारा लिखा गया सबसे प्रसिद्ध नोवेल है ना, ये बहुत बिका हुआ था, 1 से 1.5 करोड़ नोवेल बिका हुआ था ये, तभी तो ये नोवेलिस्ट के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे, नहीं तो इनकी प्रसिद्धि क्या थी? ये तो थे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, लेकिन जो है वो प्रसिद्ध किस रूप में हुए थे? नोवेलिस्ट के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे, मीन्स एक उपन्यास का लिखने वाले के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। काहे को इसके रूप में प्रसिद्ध हुए थे? काहे को भैया कि इनका जो उपन्यास हुआ था ना, इनमवा का इस उपन्यास का द नेम ऑफ द रोज जो उपन्यास है, ये बहुत ही फेमस हो गया था, बहुत ही बिक गया था, और इसीलिए इन्हें लोग नोवेलिस्ट जानने लगे थे, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कम जानते थे। तो जल्दी से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 के उत्तर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर क्या होगा। यहाँ आपको प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 दिख रहा होगा, व्हाट वाज द नेम ऑफ द रोज? द नेम ऑफ द रोज क्या था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? द नेम ऑफ द रोज वाज अ फेमस नोवेल, एक प्रसिद्ध जो है नोवेल था, उपन्यास था, रिटेन बाय इटालियन ऑथर, जो लिखा गया था इटालियन ऑथर के द्वारा लिखा गया था, मींस इटालियन जो है लेखक के द्वारा लिखा गया था, अम्बर्टो इको। वह इटालियन ऑथर कौन थे? अम्बर्टो इको के द्वारा क्या किया गया था? लिखा गया था। सिंपल सा प्यारे बच्चों एकदम सटीक सा 2 लाइन का उत्तर हो जाएगा। क्या उत्तर हो जाएगा? द नेम ऑफ द रोज वाज अ फेमस नोवेल, ये द नेम ऑफ द रोज क्या था? एक प्रसिद्ध जो है नोवेल था, उपन्यास था, रिटन बाय इटालियन ऑथर, जो लिखा गया था एक इटालियन लेखक के द्वारा लिखा गया था। उस लेखक का नाम क्या था? अम्बर्टो इको। उस लेखक का नाम भैया क्या है? अम्बर्टो इको है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 का एकदम बेहतरीन सा सटीक सा उत्तर क्या हो जाएगा? द नेम ऑफ द रोज वाज अ फेमस नोवेल रिटन बाय इटालियन ऑथर अम्बर्टो इको। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं, और 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, मिस 5-10 मिनट के लेक्चर और बचे हुए हैं, फिर आपकी क्लास समाप्त करते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 17 क्या है।
क्वेश्चन नंबर 17 प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा, जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। हाउ कुड द सक्सेस ऑफ द नेम ऑफ द रोज काउंटेड, मींस नेम ऑफ द रोज जो उपन्यास था जो है, इसकी सफलता को किस प्रकार से काउंट किया गया था, किस प्रकार से गिना गया था। एक क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ कुड द सक्सेस ऑफ द नेम ऑफ द रोज काउंटेड, मींस द नेम ऑफ द रोज की सफलता को कैसे काउंट किया गया था, कैसे गिना गया था। ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है। तो जल्दी से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 के उत्तर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर आपका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा, हाउ कुड द सक्सेस ऑफ द नेम ऑफ द रोज काउंटेड, मींस नेम ऑफ द रोज की सफलता को किस प्रकार से काउंट किया गया था, गिना गया था। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, द नेम ऑफ द रोज इज अ वेरी सीरियस नोवेल। द नेम ऑफ द रोज क्या था, एक बहुत गंभीर नोवेल था, मींस उपन्यास था। इट इज ए डिटेक्टिव यर्न, इसमें क्या थी, एक जासूसी कहानी थी। डिटेक्टिव मींस होता है जासूसी, इसमें एक जासूसी कहानी थी। एट वन लेवल मींस एक स्तर पर, एक स्तर पर इस पे एक जासूसी कहानी थी। बट इट आल्सो डेल्व्स इनटू मेटाफिजिक्स, लेकिन इसमें मिलता है हमें मेटाफिजिक्स का रूप मिलता है, थियोलॉजी भी मिलता है, एंड मिडिवल हिस्ट्री और मध्यकालीन इतिहास भी मिल जाता है। इट एंजॉयड अ ह्यूज मास ऑडियंस, इसका आनंद उठाया हुआ है अ ह्यूज मास ऑडियंस, मीन्स काफी अधिक संख्या में लोग इसका आनंद उठाए हैं। काफी अधिक संख्या में हमने आपको बता दिए थे, तो क्या बताए हुए थे कि 1 से 1.5 करोड़ लोग इस नॉवेल को पढ़े हुए थे। द नेम ऑफ द रोज जो नॉवेल था, 1 से 1.5 करोड़ लोग पढ़े हुए थे, तो इसलिए ये प्रसिद्ध हो गए थे, जो है नोवेलिस्ट के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। तो प्यारे बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर हो जाएगा। इसका एक्चुअल उत्तर तो किस प्रकार से काउंट किया गया था, तो अगर देखा जाता तो लास्ट जो लाइन लिखी हुई है, इट एंजॉयड अ ह्यूज मास ऑडियंस, ये सीधे इसका उत्तर हो जाता, लेकिन ये बहुत छोटा उत्तर हो जाता, लेकिन इसलिए हमने इसका थोड़ा सा भूमिका बना करके इसके उत्तर को बढ़ाए हुए हैं। लेकिन इसका सटीक उत्तर प्यारे बच्चों ये लास्ट वाली लाइन है, इट एंजॉयड अ ह्यूज मास ऑडियंस। इसने जो है एक लंबी जो है ऑडियंस को, श्रोतागण को जो है अपने आप को अट्रैक्ट किया हुआ था। ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 का जो है बेहतरीन सा छोटा सा शॉर्टकट उत्तर होता है, लेकिन थोड़ा सा जो है लंबा करने की वजह से हमने इसकी थोड़ा सा भूमिका बना दी है। तो इसलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर क्या हो जाएगा, द नेम ऑफ द रोज इज अ वेरी सीरियस नोवेल। इट इज अ डिटेक्टिव यर्न एट वन लेवल, बट इट आल्सो डेल्व्स इनटू मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मिडिवल हिस्ट्री। इट एंजॉयड अ ह्यूज मास ऑडियंस। तो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 17 का एकदम छोटा सा बेहतरीन सा उत्तर हो गया। अब हम लोग अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अंतिम क्वेश्चन बढ़ने की पहले जो है, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 12 के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है। जल्दी से बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं अंतिम क्वेश्चन क्या है। अंतिम क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है, अकॉर्डिंग टू अम्बर्टो इको के अनुसार व्हाट वाज द रीजन, क्या कारण था ऑफ द सक्सेस में सफलता का, ऑफ हिज नोवेल मींस उनकी नोवेल के सफलता का क्या कारण था। सिंपल सा प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू अम्बर्टो इको के अनुसार व्हाट वाज द रीजन मींस क्या कारण था ऑफ द सक्सेस में सफलता का, ऑफ हिज नोवेल मींस उनके उपन्यास जो इन्होंने लिखा था, द नेम ऑफ द रोज जो उपन्यास लिखा हुआ था, उसकी सफलता के पीछे क्या कारण था। ऐसा किसके अनुसार, अम्बर्टो इको के अनुसार। अम्बर्टो इको के अनुसार उनका जो नोवेल था द नेम ऑफ द रोज, जो उनका नोवेल था, उसकी इतनी सफलता जो हुई थी, मींस 1 से 1.5 करोड़ जो प्रतियां उसकी बिकी हुई थी, उस सफलता के पीछे क्या कारण था, अम्बर्टो इको ने क्या बताया हुआ था। ऐसा क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है भैया, लास्ट क्वेश्चन है। हम लोग इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। और प्यारे बच्चों इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपका अगली क्लास में, अगली वीडियो में आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, सभी जितने आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अगली क्लास में कराएंगे प्यारे बच्चों। इस क्लास में ये आपका अंतिम क्वेश्चन है, और अब हम लोग बढ़ते हैं इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे प्यारे बच्चों। तो जल्दी से अंतिम क्वेश्चन के उत्तर को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा, अकॉर्डिंग टू अम्बर्टो इको व्हाट वाज द रीजन ऑफ सक्सेस ऑफ हिज नोवेल, उनकी सफलता, अम्बर्टो इको के अनुसार उनकी नोवेल की सफलता के कारण क्या थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू अम्बर्टो इको के अनुसार द रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ दिस नोवेल, उनके नोवेल की प्रसिद्धि का कारण, द नेम ऑफ द रोज, उनकी नोवेल का नाम क्या है, द नेम ऑफ द रोज इज अ मिस्ट्री, एक क्या है, रहस्य है।
ये सिंपल सा प्यारे बच्चों उत्तर था कि उनकी सफलता को उन्होंने बताया था कि इतना नोवेल क्यों सफल हो गया, एक रहस्य है, कोई नहीं बता सकता है, हम भी नहीं बता सकते हैं कि नोवेल क्यों इतना जो है क्या हो गया था, प्रसिद्ध हो गया था। तो वही कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू अम्बर्टो इको के अनुसार द रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ हिज नोवेल द नेम ऑफ द रोज, द नेम ऑफ द रोज जो नोवेल था, जो उपन्यास था, उसकी सफलता का कारण है इज अ मिस्ट्री, एक रहस्य है। सफलता का कारण क्या है, एक रहस्य है। क्यों सफल हुआ था उन्हें भी नहीं पता था, इसलिए कह दिए कि रहस्य है। नोबॉडी कैन प्रेडिक्ट इट, इसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। क्यों सफल हुआ था इतना, क्यों उसकी प्रतियां बिक गई थी, इसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। ऐसा कौन कहे हुए थे अपनी नोवेल के बारे में, ऐसा कौन कहा हुआ था, अम्बर्टो इको ने ऐसा अपनी नोवेल के बारे में, अपनी नोवेल मींस द नेम ऑफ द रोज जो नोवेल था उसके बारे में उन्होंने कहा हुआ था। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू द अम्बर्टो इको द रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ हिज नोवेल द नेम ऑफ द रोज इज अ मिस्ट्री, नोबडी कैन प्रेडिक्ट इट। तो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर हो गया। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। तो इस प्रकार के प्यारे बच्चों आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे, और क्लास समाप्त करने से पहले अभी तक प्यारे बच्चों आपका अप्रोच का 6 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। 7वां चैप्टर आपका चल रहा है, 1-2 दिन में आपका इस 7वां चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका अप्रोच का केवल 1 चैप्टर बचेगा। पोइट्री में प्यारे बच्चों आपकी सभी पोएम कंप्लीट हो चुकी हैं। विस्तास में प्यारे बच्चों आपका विस्तास का 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 8 चैप्टर है टोटल, 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, 5 चैप्टर बचा है, तो वो भी जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना चीजें अभी तक हो चुकी हैं। और ग्रामर में प्यारे बच्चों आपका नरेशन टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। और आज तारीख कितनी तारीख है, आज आपकी अभी 10 अगस्त तारीख है। 10 अगस्त तक प्यारे बच्चों इतना आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इस मंथ के अंत तक मींस इस अगस्त के लास्ट तक आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट पेपर प्यारे बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लगातार जो है नवंबर तक आपका सेकंड पेपर लेके चलेंगे। तो इसलिए सिलेबस प्यारे बच्चों आपका एकदम टाइमली कंप्लीट होगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बस पढ़ते रहो, एकदम मन से पढ़ते रहो, जी जान लगा करके पढ़ते रहो। फिर आपका सिलेबस कंप्लीट करना वो मेरी जिम्मेदारी है, बस आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ते रहो। तो आज की क्लास यही समाप्त करेंगे। और हाँ, क्लास समाप्त करने से पहले, और हाँ, इसमें जिसका जो कुछ छोटा है आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है। उसमें से जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से पूरा कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो जो कुछ भी आपका छोटा है वहां से पूरा कर सकते हैं। तो आज की क्लास यही समाप्त करेंगे। क्लास समाप्त करने से पहले एक बार फिर वही बात करेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, क्लास 12th के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करेंगे प्यारे बच्चों। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको पूरी तरह से पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्लास 12th के सभी बच्चों में शेयर करोगे, जिससे अधिक से अधिक बच्चों की मदद हो सके। और हाँ, यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा प्यारे बच्चों, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं।